Hello student, welcome to accountancy classes. Today we will discuss the financial statement analysis. Okay, let us discuss the meaning. Financial statements analysis means the data given in financial statement is classified into simple groups. बेटा देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो किसी भी डाटा को एक बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। मतलब वहाँ जो हमारे पास बहुत सारा डाटा एक जगह पे कलेक्ट किया गया है उसको किसी पर्पस के लिए यूज करने लायक बना देती है, क्योंकि अकाउंटिंग डाटा को समझना हर इंडिविजुअल के लिए इजी नहीं है। अगर उसको अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज है तो वहां से वो डाटा को समझ सकता है, बट अगर उसे नॉलेज नहीं है तो उसे ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा ताकि सभी के लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो ये काम किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, उनसे जो रिजल्ट आउटपुट निकल रहे हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि उनसे कैसे इफेक्टिव डिसीजंस निकाले जा सके। ओके, तो सिंपल ग्रुप्स में कन्वर्ट करता है। देन दीज ग्रुप्स कैन नाउ कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर्स डाटा सो दैट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड द वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड। ओके, कि यहाँ हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहां हमारे पास एक रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन जब तक उस रिजल्ट का एक कंपेरेटिव स्टडी तैयार नहीं की जाती है तब तक हम उस रिजल्ट से किसी डिसीजन पर नहीं जा सकते। ओके, अगर हमें हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ को जानना है तो हमें अपने आप को कंपेयर करना होगा किसी से। ओके, तो यहाँ भी फर्म जो है वो ऐसा ही करती है कि अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है प्रीवियस ईयर की उनके साथ कंपैरिजन करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दो मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के। फर्स्ट इज हॉरिजेंटल एनालिसिस एंड सेकंड वन इज वर्टिकल एनालाइज। बेटा हॉरिजेंटल एनालाइज जो होता है दैट इज ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाटा बिटवीन द ईयर टू ईयर। ओके, तो यहाँ क्या किया जाता है, एक साल का दूसरे साल के ईयर जो भी डाटा है उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। जस्ट एग्जांपल ले कि अगर हम 2019 में 20 लाख की सेल कर रहे हैं तो 18 में हमने कितने की सेल की थी। 18 में अगर हमारी सेल 18 लाख की हुई थी तो अभी हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन दोनों ईयर्स को जब कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ये जो सेल इंक्रीज हुई है इसमें लास्ट ईयर हमने जो भी कॉस्ट लगाई थी उसके एवरेज में इस साल बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाई है, तो क्या हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दिख तो रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, सेल ज्यादा हो रही है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसीलिए हर डाटा को कंपेयर करके उनकी स्टडी की जाती है ताकि एक एक्चुअल जो डिसीजन है वो लिया जा सके, इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है कि डिफरेंट जो ईयर्स होते हैं उनका कंपेरेटिव एक दूसरे के साथ जो कंपेरेटिव स्टडी होती है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है हॉरिजेंटल, उसमें कंपेरेटिव स्टडी की जाती है ईयर टू ईयर, एक साल की दूसरे साल के साथ, और साथ ही उसको हम डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में हॉरिजेंटल की जगह डायनामिक एनालिसिस पूछ लिया जाए तो सेम आपको वही चीज लिखनी है कि ईयर से दूसरे ईयर का जो कंपैरिजन होता है उसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में हॉरिजेंटल स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके, तो हॉरिजेंटल स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया, जहां एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन होता है। अब बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस का। वर्टिकल एनालिसिस जो होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर ईयर का अपने ही दूसरे जो डाटा होते हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। जैसे इस साल हमने कितनी कॉस्ट लगाई और उस कॉस्ट पर हमें कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर जो सभी का रेशो होता है वो 100% के इक्वल होता है। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी होती है बट ईयर टू ईयर नहीं होती, यहाँ कॉस्ट के साथ सेल्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है,
मीन्स जो हमारा रिवेन्यू है, रिटर्न फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसमें हम उनको 100% मानते हुए बाकी की जो चीजें हैं उसका परसेंटेज चेक करते हैं और उन सभी का टोटल कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। ओके, तो यहाँ ईयर टू ईयर कंपैरिजन होगा और यहाँ सिमिलर ईयर का कंपैरिजन होगा। इसमें हम बेस 100% लेंगे और इसमें बेस प्रीवियस ईयर को लिया जाएगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट हम इसके यूजेस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हें अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में रखना चाहो तो ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस जो है वो सिमिलर ही हैं, कहीं पॉइंट्स जो है आपस में बहुत कुछ मैच भी करते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट अगर देखें, यूज टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कराते हैं वो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफी हेल्पफुल होता है कि फर्म को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा उसका ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा उसका फर्म का डिपार्टमेंट है जहां उसे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या फर्म कहीं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, क्या वो ऐसी पोजीशन में है या नहीं है, कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसे विड्रॉ कर लेनी चाहिए। मीन्स अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है कि जो कैपिटल है वो सफिशिएंट है और मिसयूज नहीं हो रहा है, देन इट्स ओके। बट अगर आपके पास कैपिटल एक्सेस पड़ी हुई है, उसको फुली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन टू विड्रॉ द कैपिटल फ्रॉम देयर। ओके, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कैपिटल जो आपने वहां लगाई हुई है वहां एडिशनल और कैपिटल इंट्रोड्यूस करके आप वहां से एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर सकते हो, तो उस केस में एडिशनल बेनिफिट जो है वो लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस से ही पता चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का एक्चुअल में जो रीजन है उसका पता ही नहीं होगा, हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में पता नहीं होगा, तो हम जो इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजंस। बेटा फर्म जो होती है उसे अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ भी बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि फर्म चाहती है, कोई भी फर्म ये नहीं चाहती कि मुझे अपना जो मटेरियल है वो क्रेडिट पर सेल करना पड़े। ओके, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को क्रेडिट पर अपना जो मटेरियल है वो सप्लाई करना पड़ जाता है। ठीक है, तो फर्म यहाँ अपनी स्ट्रेंथ चेक करती है कि क्या फर्म ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरों को क्रेडिट पर सामान दे सके या क्रेडिट दे सके। ठीक है, तो अगर उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो क्रेडिट अलाउ कर देगी। बट अगर उसका स्टेटस खुद ही वीक है, बहुत ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो उस केस में क्रेडिट को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके के डिसीजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू ही दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, कि फर्म को डिविडेंड कितना डिवाइड करना है अपने शेयर होल्डर्स को। बेटा फर्म के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपना जो डिविडेंड, जो उसे प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिवाइड करे, लेकिन कितना मार्जिन उसे जनरल रिजर्व में रोक कर रखना है, कितना प्रोविजन में डालना है, मतलब कितना प्रॉफिट का पार्ट जो है वो अनडिविजिबल रखना है, ये फर्म का डिसीजन होता है। ठीक है, तो अगर फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी है तो उस केस में फर्म अपना मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो अपने शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड डिवाइड कर देगी। बट अगर उसे चाहिए कि फ्यूचर में मुझे इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो होल्डिंग पर रख लेगा अपने जो डिविडेंड होल्डर्स हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर हैं, प्रोप्राइटर या पार्टनर्स जो भी हैं, उन लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ओके, तो ये डिसीजन भी कौन लेगा, जब कैसे लिया जाएगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर एस्टिमेटिंग ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के ट्रेंड को चेक करने
करने के लिए ट्रेंड मीन्स बिजनेस जो है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है या एकदम से नीचे जा रहा है। बेटा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी फर्म जो है वो एक साल तो प्रॉफिट ले रही है और दूसरे साल बिल्कुल ही लॉस में चली जाए। उसको उस लॉस तक आने में अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे कम करना होगा। यानी कि अगर कुछ मतलब बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि फर्म बहुत अच्छी चल रही है, बहुत रेप्यूटेटेड है और काफी सरप्लस बेनिफिट मिल रहे हैं उसे और एकदम से वो लॉस में चली जाए। कुछ इंसिडेंटल केस ही हो सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो फर्म की प्रॉफिट अर्निंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फर्म के बेनिफिट जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं तो वो एक दिन लॉस भी इंक्योर करेगी। बट अगर फर्म जो है वो प्रोग्रेसिंग है तो उसकी जो टेंडेंसी है ग्रो करने की वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजन कि मैनेजर्स जो मैनेजमेंट है उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कहाँ हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कहाँ हमें ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिए वहां पे इक्विपमेंट्स को इंक्रीज करना है, कहाँ हमें चीजों को होल्ड करना है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो तभी लिए जा सकते हैं जब मैनेजमेंट को अच्छे से पता हो कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो वीक है और कौन से डिपार्टमेंट में अच्छी स्ट्रेंथ है। ठीक है, मीन्स अगर हमें सेल्स को प्रमोट करना है तो सेल्स प्रमोशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है सेल अच्छी हो रही है लेकिन बेनिफिट कम मिल रहे हैं, उसका रीजन और भी कुछ हो सकता है। एग्जांपल, आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रही है, जो वर्कर्स हैं वो आइडल टाइम यूज कर रहे हैं, ओके, मशीनरी खराब हो चुकी है। तो ये सारी चीजें, ये जो डिसीजंस होते हैं ये मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी ले सकती है जब उसे अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनके बारे में पता हो तभी वो उनको अच्छे से समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द यूजेस और ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो एनालाइज किया जाता है वो अभी आप जो करोगे वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल बेसिस पे करेंगे। हॉरिजेंटल होता है उसमें ईयर टू ईयर कंपैरिजन चलता है, एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन। और जो वर्टिकल एनालाइज है उसमें पर्टिकुलर एक ही ईयर है और उसी में जो उसके सेल्स हैं उनको बेस मानते हुए, उनको 100% मानते हुए बाकी चीजों को उसके बिहाफ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।